नमस्कार, मैं हूं अनुपम बी कपिल, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं आपको आपका फोरकास्ट एनुअल नंबर से बताने वाला हूं। अब एनुअल नंबर इज द ओनली राइट वे जिससे न्यूमरोलॉजी क्लासिक्स जो हैं, जितनी भी किताबें हैं, बताती हैं भविष्य बताना। आजकल एक प्रथा चली है फेट नंबर से बताने के, जो एकदम अनसाइंटिफिक है, कोई उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो हम आपको ऑथेंटिक फोरकास्ट देते हैं और उपाय भी देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे कैलकुलेट करना है एनुअल नंबर, तो सपोज आपका जन्म तारीख है 5 जनवरी, तो आप इसको करंट ईयर से ऐड करेंगे। अपना बर्थ ईयर नहीं ऐड करना है, क्योंकि एनुअल नंबर हर साल बदलता है। तो 5 + 1 6 प्लस 2024, यानी कि टोटल क्या हुआ 2030। 2 + 0 + 0 + 3 = 5। तो ये होगा आपका एनुअल नंबर इस साल के लिए। साल है 2024। इस साल का टोटल है 8। 8 है शनि का नंबर। बहुत लोग डराते हैं शनि ये करेगा वो करेगा, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, सभी न्यूमरोलॉजिस्ट 8 को बड़ा गाली देते थे। 8 तो भाई शनि का नंबर है, लेकिन यही नंबर सबसे पावरफुल नंबर भी माना जाता है अगर आप सही तौर तरीके से चलो लाइफ के अंदर। तो अभी तो सभी न्यूमरोलॉजिस्ट 8 का बड़ा गुणगान कर रहे हैं। देखो, ये प्लैनेट है कर्मा का, जस्टिस का, रिवॉर्ड का, ये तो सब ठीक है। डेमोक्रेसी का भी नंबर है। इस साल में कम से कम 70%, मतलब 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, 70% जो पॉपुलेशन, जो जनता है, वो रूलर्स को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन इंडिया में एक्सेप्शन रहेगा। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ऐसा क्यों। लेकिन आपको ये मानना है कि ये साल के अंदर जो यूनिक है, यूनिवर्सल नंबर 8 है, ये अनुशासन लाएगा। बहुत लोगों के फ्रीडम विश्व भर में रूलर्स कर्टेल कर देंगे, एक्सेसिव फ्रीडम। क्योंकि अभी जैसे सोशल मीडिया आ गया, या पॉन्जी गेट रिच स्कीम्स होंगे, या आप कहो स्विच वर्ड वाले स्कीम्स जो फेक हैं, लोगों को उल्लू बनाना, बरगलाना। अभी जैसे फाइनेंशियल टिप्स देना, अभी रिसेंटली सेबी ने भी अभी मना कर दिया है कि आप ऐसे एडवाइस नहीं दे सकते। तो ऐसे सब चीज़ों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन जो सच्चे रास्ते पे चलते हैं, जैसे हम चलते हैं, और हम साइंटिफिक तरीके से ही किस्मत को हम बताते हैं, हम बता सकते हैं, बदल नहीं सकते, तो उनको बेनिफिट होगा। तो आप भी राइट साइड ऑफ लॉ के ऊपर रहिए और इसका बेनिफिट उठाइए। क्या रेमेडीज करनी चाहिए आपने इस पर्टिकुलर ईयर में, शनि का जो साल है, इसको लाइट करने के लिए? सबसे पहले कौवे को अपने प्लेट में से जो खाना का पहला टुकड़ा है रोज खिलाइए। इससे क्या है, बुरी आत्माओं का जो प्रभाव है ये कम होता है, पितर खुश होते हैं। और इसको उपाय के तौर पे मत कीजिए, इसको एक आप लाइफ के अंदर एक हैबिट बना लीजिए, क्योंकि जो उपाय के तौर से करता है उसका असर कम होता है। हैबिट बन जाए तो आपको फायदा होगा। रोज मुट्ठी भर के आटा और उसमें शक्कर मिला के वो बरगद के पेड़ के नीचे डालिए। जैसे जैसे जितनी चींटियां खाएंगी, उतने आपके बुरे कर्म जो हैं वो नष्ट होंगे। तीसरी बात, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आप जितना गरीब लोगों को मदद करोगे, बूढ़े लोग, लेबर या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं, या जो आपके पास जो काम करते हैं, उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड कीजिए, तो शनि का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। कहते हैं ना, दान पुण्य करने से हमेशा, देखो, पाप पूरे खत्म नहीं होते, लेकिन पुण्य, जो पाप किए, 5 पाप आपने किए, उसका दंड अलग मिलेगा। 1000 पुण्य अलग किया, अन्नदान किया, उसका अलग मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, रॉकेट यानी कि केरोसिन आपके हाथ में लगा हुआ है, बाद में इत्र आप लगा दो, फिर भी आप उसको सूंघो तो केरोसिन की तो स्मेल आएगी आएगी। उसी प्रकार से पुराने जो पाप किए हुए हैं, उससे आप हाथ नहीं धो सकते। इसलिए आप अपने गुड मेरिट, गुड जो कर्मा है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। फिरोजा पहनिए, बेरिल पहनिए, ओपल पहनिए। ये तीनों स्टोन का वाइब्रेशन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और जैसा जैसा आप दान पुण्य करते रहोगे, आपकी जो स्थिति बढ़ते रहेगी। इंडिया का फ्यूचर क्या बोल रहा है अभी? देखो, देयर आर पैचेस जो पेन हम फील करेंगे थोड़े बहुत, लेकिन
वो शिपिंग वाला एरिया में जैसे मैंने बताया है उसमें थोड़ा सा इशू है। लेकिन बृहस्पति का जो ट्रांजिट है जब ये चेंज होगा, और भारत की कुंडली अगर कर्क राशि की पकड़ें, वृषभ लगन है कर्क राशि। कर्क राशि क्यों? क्योंकि सूर्य दोनों कर्क राशि में, तो हमें इसी राशि को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पे बुध, शनि और सूर्य, इनके डिग्रीज से जब बृहस्पति लाभ स्थान 11th होगा, तो बुध और शनि टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर पीरियड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, और जनरल वेलफेयर ऑफ द नेशन जो है, एक प्रॉस्परस फेस होगा नेशन का इस पीरियड में। इसमें हमें अप्रैल और मई का महीना निकाल देना चाहिए, क्योंकि कुछ थोड़े अनप्लेजेंट इवेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स, टेरर एक्टिविटीज़, अटैक्स ऑन लीडर्स, ऐसे इत्यादि टाइप की चीज़ें होंगी। बाकी साल तो वर्क वाइज अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, प्रॉस्पर। और क्योंकि पर्सनल ईयर भी अगर आप देखते हो इंडिया का 15 अगस्त मतलब 23 5 एंड 8 13 4, जो 4 आ रहा है वो प्रोग्रेस का निशानी होता है। 4 नंबर फेट नंबर जैसा नहीं होता, एनुअल नंबर जो होता है वो बढ़ाता है कामों को और न्यू इन्वेंशंस भी लेकर आता है। अब इंडिया का स्पेस मिशन, इसका क्या होगा? देखो, ये पर्टिकुलर ईयर शनि जब कुंभ राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट्स वाला होगा। ऑलरेडी हमारा आदित्य 1 और इन्फोसैट और ये जो 3rd मिशन भी जो होगा, ये हमें एक ऑब्जर्वेटरी भी जो हम स्पेस में करने जा रहे हैं, इससे इंडियन साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड और ख्याति और रिकग्निशन इनको मिलते जाएगा। शायद इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिलना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली। और मैं समझता हूँ इंडियन विमेन जो हैं वर्ल्ड के अंदर भी, अपार्ट फ्रॉम साइंटिस्ट को तो विशेष अचीवमेंट मिलने वाले हैं, इंडियन वुमेन विल डू एक्सेप्शनली वेल दिस ईयर इन द वर्ल्ड। तो मेरा रिकमेंडेशन है, हालांकि मैं स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ एडवाइस देने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा होगा, आप अपने स्टॉक ब्रोकर से कंसल्ट कीजिए। मेरी राय है कहीं ना कहीं कुछ एक्सपोजर हर इंसान ने अच्छी कंपनी को स्टडी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो कंपनीज आ रही है उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट आईटी रेवोल्यूशन जैसे होने वाला है। रशिया का क्या संबंध रहेगा हमारे साथ इस पर्टिकुलर ईयर में? अभी हाल ही में ऑयल के सप्लाई से रिलेटेड जो साकोल रिफाइनरी से शिप्स आ रही थी उसमें प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, और बहुत पहले से भी कह रहा था मैं, कि रशिया और इंडिया का एक हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप जो है वो ग्रहों से ही नज़र आता है। टॉलेमी के अगर एस्ट्रोलॉजी देखते हैं उसके हिसाब से शनि जो है कंट्रोल करता है रशिया को, एक्वेरियन साइन भी मानते हैं, और बुध इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो शनि बुध जो हैं वो मित्र हैं, तो रशिया हमें कभी भी डेजर्ट नहीं करेगा। और ये आपने देखा, रशियन फ्यूल खरीद के आज जो इन्फ्लेशन लेवल वर्ल्ड में जो बढ़ा, इंडिया में उसका इतना असर नहीं हुआ। और दूसरी बात, रशिया को जो लीड कर रहे हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, जिनकी राशि है वृषभ, जो है जिसे कहते हैं कृतिका नक्षत्र है, शायद एनिमल साइन कहते हैं इसको। और मोदी जी की जो राशि है वो वृश्चिक है, ये भी एक एनिमल साइन है। तो वृश्चिक और वृषभ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो लाइक्स ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे ज्योतिष में कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर, और देखो 1971 में भी जब बांग्लादेश वाला ये हुआ था, पाकिस्तान के साथ जब प्रॉब्लम हुई थी, रशिया हेल्प करने आए। 1965 वॉर में भी आए, 1949 में भी रशिया ने हमें हेल्प किया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1960s के अंदर भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, मथुरा रिफाइनरी, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आए हैं, ये रशिया के वजह से हमें हेल्प मिला था, और ये हेल्प हमें आगे भी मिलता रहेगा। 10-20 साल जो हैं एक कंट्री के साइकिल के अंदर कोई मायना नहीं रखते। ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका होके 91 में बहुत दूर नहीं है, जब रशिया की कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री को, कम्युनिस्ट इंडस्ट्री को कैपिटलिस्ट यूएसए ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। रशिया विल बाउंस बैक।
यूरोप के लिए कैसा रहेगा ये समय? मैं काफ़ी प्रेडिक्शंस पास्ट मैनी ईयर से कह चुका हूँ कि अभी यूरोप का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थिंग, जो माइग्रेंट क्राइसिस जो हुआ है वहाँ पे, इतना जो माइग्रेशन दिस ईयर लास्ट 2 साल जो है माइग्रेशंस इतने ज़्यादा हुए, और ये स्टार्ट हुए थे 2015-16 में, जब जो जर्मनी की जो लीडर थी एंजेला मर्केल, उन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए और सब जितने लोग जो नॉर्थ अफ्रीका इधर उधर सब जगह से, यमन सीरिया सब जगह से एंटर कर रहे थे, उन्होंने सोचा चीप कैपिटल के लिए ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस उनका जो है ही जर्मनी का, तो उनको यंग लोग चीप रेट्स में मिलेंगे। और मैंने उस समय लिखा था इसके अंदर बहुत सारे टेरर ग्रुप्स भी इन्फिल्ट्रेट करके आएंगे। वो सब अभी यूरोप में स्प्रेड हो चुके हैं, और ये जो है रैडिकल ग्रुप्स हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के, तो ये क्रिश्चियनिटी के साथ जो है लड़ाई होगी, और गुरिल्ला वॉरफेयर और सुसाइड अटैक्स एंड व्हाट नॉट, हेट अटैक्स, ये करने के वजह से यूरोप स्टेबल नहीं हो पाएगा। और चाइना जो है ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा, और चाइना का भी आगे चल के कम्युनिस्ट चाइना ब्रेकअप होने वाला है आगे आने वाले कुछ सालों में, और रशिया जैसा ही हाल होगा उसका। तो इस सिनेरियो में इंडिया ही वर्ल्ड पावर बनने वाला है। फैशन का क्या कलर होगा इस साल? ये साल का जो यूनिवर्सल 8 जो नंबर है वो कहता है ब्लैक। अभी ब्लैक नंबर तो उसी को सूट होता है कलर, ये जो सही मार्ग पे चलता है। वैसे तो मैं इसके बारे में काफ़ी लिख चुका हूँ, कलर्स के थेरेपी के हिसाब से भी काला कलर मैं जल्दी से एडवाइज नहीं करता। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सौरों का नंबर है, मॉर्निंग का नंबर है, और इसको अगर आप जैसे ब्लैक पाथ जो होता है जिसको हम कहते हैं तंत्र, काला तंत्र जो है, इसके अंदर जो अघोरी लोग हैं और जो उस पाथ पे जाते हैं वो ब्लैक को वेयर करते हैं। ब्लैक एब्जॉर्ब करता है नेगेटिविटी को। लोग जैसे पार्टीज में जाते हैं, डिस्कोज में जाते हैं, ब्लैक बहुत फैशन में है। लोगों का ये गलत धारणा है कि ब्लैक पहनने से जो है आदमी मैग्नेटिक दिखता है। वो इसलिए पहनते हैं ताकि वो थिन दिखते हैं, लेकिन ये कलर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। इसको मत यूज कीजिए। हालांकि ये थीम रहेगा और सब जगह आपको काला काला बहुत नजर आएगा इस पर्टिकुलर ईयर में। आप अपने अंडर गारमेंट्स का कलर बैलेंस कर सकते हो दूसरा, और अदर कलर्स जो सप्लीमेंट्री कलर्स है, टैन है, बफ है, मोव है, कैनरी है, कैनरी थोड़ा येलोइश की तरफ जाता है, ये कलर्स अगर आप प्रयोग करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो अयप्पा स्वामी का दर्शन करने जाते हैं उनको ब्लैक कलर का कोई बैड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उनको शष्टा भी कहते हैं और काला कलर जो है उनसे कनेक्टेड भी है। तो क्या 4 और 8 नंबर बहुत ही बुरे होते हैं हिंदुस्तान के लिए या किसी के लिए भी? जी आपको बताना चाहता हूं, मैं फर्स्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हूं कंट्री में जो 1993 से लिख रहा है और इस सब्जेक्ट के बारे में 4 और 8 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि बाकायदा मैंने 1000 सालों का हिस्ट्री इंडियन अरब इन्वेजन ऑफ सिंध से लेकर अभी तक ये कैसा 4 और 8 जब आया कॉम्बिनेशन में भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये किसी और वीडियो में मैं आपको जो जितना मैंने प्रिंट किया है न्यूज़पेपर्स में वो शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत इस पे ही आधा घंटा चले जाएगा। तो आपको ये कहना चाहता हूँ, नहीं, 8 नंबर जो शनि का नंबर है कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे मोदी जी हैं, उनका नंबर 8 है, 17 तारीख है, फेट नंबर 8 है, तो उनको अच्छा रिजल्ट इसलिए भी मिला क्योंकि बहुत सारे मंदिर भी बनाए उन्होंने और लोग उनको कंडेम कर रहे थे ओपोनेंट्स। लेकिन ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है, प्लस शिव की भक्ति, प्लस शराब नहीं पीना और नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, जब आप कोई मंदिर का निर्माण कार्य में शामिल होते हो, अभिषेक कराते हो, जो भी करते हो, तो आपके बहुत बुरे जो कर्म हैं वो कट जाते हैं। लोगों का सपना रहता है एक मंदिर जीवन में बनाऊं। ये जहां जहां मंदिरों में जा रहे हैं उस मंदिर का जो है रेस्टोरेशन हो रहा है। तो इतना बड़ा, अगर आप फर्शी भी लगाते हो ना किसी मंदिर के, तो आप समझ लो आपका घर बन जाता है, फाउंडेशन लग जाता है आपके घर की। तो इन्होंने तो इतने मंदिरों का ये सब विकास किया है
तो बाकी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी पॉलिटिक्स अनपॉपुलर हो सकती है कुछ लोगों के साथ, लेकिन ये एक सीक्रेट रहा है, ये आपको बेनिफिट लेना चाहिए इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से। अब बीजेपी के लिए कैसा रहेगा ये पर्टिकुलर ईयर? देखो, बीजेपी 6 अप्रैल 1980 ये डेट ऑफ बर्थ है, मिथुन लगन की कुंडली, वृश्चिक राशि, और नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक राशि, तो यहाँ पे आपने कनेक्शन देखा। लेकिन पर्सनल ईयर जो है, पर्टिकुलर एनुअल नंबर जिसे कहते हैं, वो बीजेपी का 4 पे चल रहा है। 4 एक इम्पॉर्टेंट नंबर रहा है मोदी जी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। 4 न्यूमरोलॉजी में जब भी आता है एज ए एनुअल नंबर तो प्रोग्रेस देता है, काम बढ़ जाता है, प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में हम कहते हैं। लेकिन इनके कुंडली के अंदर भी मई के अंदर जब गोचर यानी कि ट्रांजिट का जुपिटर जब वृश्चिक राशि को देखेगा, यानी कि वृषभ में आके एस्पेक्ट करेगा, तो इससे बेनिफिट तो होगा। बीजेपी वैसे भी इलेक्शंस विन करेंगे, लेकिन मोदी जी का जो एनुअल नंबर है वो 7 है। कोई ना कोई पर्सनल लॉस परमानेंट उनको हो सकता है, नॉट पावर वाइज बट ऑन द पर्सनल लेवल। लेकिन बीजेपी के लिए मैं समझता हूँ कुछ पार्टी के अंदर आंतरिक कुछ मतभेद होना शुरू हो जाएंगे इस पर्टिकुलर ईयर से, और फाइनली ये रिफ्लेक्ट होंगे 2025 में, मार्च से जून के पीरियड में। और उसी दौरान कोई बहुत बड़ा नेता जो है देश में, उसकी मृत्यु भी होगी। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी का जो समय है आगे का, मुझे लगता नहीं है पूरा टर्म वो खुद ही कंप्लीट करना चाहेंगे, और वो अच्छा भी नहीं है उनका। तो ये अच्छा रहेगा कि समय पे वो अपना उचित जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर उनके स्पिरिचुअल एम्बिशंस अभी कुछ रह जाते हैं तो उनको डिवोट करना चाहिए उसके लिए समय। देखो, मैंने एक बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिकल टूल यूज़ किया है फॉर कैलकुलेटिंग नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो बहुत लोगों को संदेह है समय सही है कि नहीं, लेकिन हमने माना है कम से कम 17 सितंबर सही है, और मैंने नेम का एनालिसिस करके निकाला है। तो नेम का ट्रांजिट, नाम तो चेंज हो नहीं सकता, उससे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, शायद कैमरा पे दिखे या ना दिखे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और चेंज उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि जो नंबर्स का जो ट्रांजिट है, ऐसा चेंज, ऐसा नंबर पहले नहीं आया कभी। अब मैं दिखा रहा हूँ, पावर में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि 8 और 4 नंबर जो उनका जो कैलकुलेशन में एसेंस नंबर आ रहा है नेम ट्रांजिट का, वो तो ठीक है उनके लिए, जब जब वो आया है उनको पावर मिला है। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 18 नंबर 78th ईयर में आ रहा है। यहाँ देखिए, उससे पहले 4, 8, 5 नज़र आएंगे। ये मैं क्लोजअप ले रहा हूँ, पता नहीं मैं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। 74, 78th ईयर में जाके देखिए आप, 74 और 78 वहाँ पे आपको परिवर्तन नज़र आएगा। तो ये बेसिस है मेरा कहने के लिए कि मुझे नहीं लगता कि वो अपना टर्म कंप्लीट करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी रहेगी? देखो, इकोनॉमी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि एनुअल नंबर जब 4 आता है सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो बृहस्पति है। इवन गोल्ड को जो रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेजरी के ऊपर। तो बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा, शनि का ट्रांजिट जो है वो भी ठीक है, हालांकि मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो सकता है, सिकनेसेस हो सकती हैं, लेकिन इकोनॉमी पे इसका कुछ बुरा असर नहीं है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि डॉलर का प्राइस जैसे जैसे कम होते जाएगा, इंडिया को इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि चाइना के अंदर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिकेड से भी ज़्यादा जो है उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लोएस्ट रहेगा। ये क्यों? क्योंकि चाइना पे विश्वास ही नहीं है लोगों का आफ्टर ये जो कोविड हुआ था। और अब जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा प्रेडिक्शन भी है कि गोल्ड काफ़ी शूट करेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी गोल्ड खरीदेंगे। डॉलर का जो है वीकनेस के वजह से वो इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट रहे। देखो, चाइना में नहीं जाना चाहते, चाइना 17% है सिर्फ जीडीपी जो है उनका वर्ल्ड का, लेकिन
वहाँ पे एक अनसेफ टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और यहाँ बहुत तरह तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलेगी यहाँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंडिया से बहुत बड़ा नाम कमाने वाला है और इसी साल में। दूसरा पहलू क्या है कि इसमें जो अलायंस वाले जो इजराइल को सपोर्ट करने वाले या अगेंस्ट हैं, जैसे ईरान है, येमेन है, सीरिया है, इजिप्ट है, ये सब जो लोग हैं ये इजराइल को सपोर्ट करें, टर्की ऑल्सो इंक्लूडेड। तो टर्की एक बहुत फिशी रोल प्ले करने वाला है, ये नेटो के साथ बिट्रेयल भी होगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक मखौल हो गया है। ये प्रेडिक्शन मैंने 99 में लिखा है, इंटरनेशनल बॉडीज ऑफ पीस विल वॉच हेल्पलेसली इन द नेक्स्ट वॉर। ये आप चाहते हो तो संडे टाइम्स का जो आपको डाउट है, मैं आपको मेरे फेसबुक पे मैंने ये डाले हुए हैं, यू प्लीज रीड द एग्जैक्ट लैंग्वेज। हमने एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखा है और यही हो रहा है आज। तो रशिया ने क्लेवरली सपोर्ट किया है, ये रेड सी के अंदर वॉर जो दे गए हैं और हाउदी रिबल्स और ये दूसरे भी जो अटैक्स होने वाले हैं यूरोप के ऊपर भी होंगे, अलग अलग स्पॉट्स पे होंगे, वो एरियाज भी मैं मेंशन कर चुका है। आई डोंट वांट टू रिपीट हियर अगेन। तो आप वो देख सकते हैं, बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 के हेडिंग के अंदर, तो आप उसे देखिए। एंड मैं आपको और इसके बारे में दूसरे कंट्रीज के ऊपर क्या असर है वो भी बता रहा हूँ। किस किस के लिए घातक हो सकता है 2025, यानी कि बहुत डिफिकल्ट, अगर और कौन से लीडर्स के लिए। कर्क राशि और सिंह राशि ये रॉयल साइंस कहे गए हैं। बहुत सारे लीडर, उनका सूर्य या चंद्रमा इन्हीं के अंदर होता है, और अगर सूर्य जो है सिंह नवमांश में भी हो और सिंह राशि में भी हो तो वो नेता जरूर राजयोग लेकर आता है। दूसरे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कुंडली में, लेकिन इन लोगों के लिए जिनके ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं 2025 खराब है। और खास करके अगर कुंभ राशि के अंदर शनि मंगल राहु बैठे हैं या कर्क या सिंह राशि में शनि मंगल राहु भी बैठे हुए हैं, तो ये और दशा भी शनि मंगल राहु की चल रही है, तो ये काफी घातक हो सकता है। इन्हें शनि मंगल राहु के रेमेडीज करने चाहिए, रुद्र अभिषेक का जाप करवाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर ईयर में कौन से सेक्टर्स अच्छे चलने वाले हैं? देखो, शनि मूल त्रिकोण राशि में, अपनी कुंभ राशि में, तो ये स्पेस का जो सेक्टर है ये इसमें इंडिया बहुत अच्छा करेगा। दूसरी बात है, आयरन स्टील के इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा चलेगा। जियोलॉजिकल स्टडीज़ में भी बहुत प्रोग्रेस होगा। जो ऑकल्ट स्टडीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं, ये भी सेक्टर्स अच्छे हैं। एक्सकवेशंस तो होंगे ही। आपको अगर कॉइन कलेक्शन के अंदर और क्या कहते हैं आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, ये सेक्टर्स के अंदर भी प्रोग्रेस नज़र आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें वर्ल्ड वाइड काफ़ी ये होगा, लेकिन खास करके इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम आएगा। तो आप इसके अंदर बने रहिए और इन सेक्टर्स को वॉच कीजिए। देखो, सभी के रेगुलेशंस हैं, हम फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं देते, लेकिन कौन से सेक्टर्स अच्छे रहेंगे आप खुद होशियार हो। आप इसको अगर बेनिफिट ले सकते हो इस नॉलेज का तो आपको लेना चाहिए। कौन से शब्दों का ज़्यादा सुनने में आएगा इस पर्टिकुलर ईयर में? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो शब्द हैं, बैन, क्लीन, टेम्पल, फेथ, वर्शिप, ये जो चीज़ें हैं, और कंसील, ये भी एक वर्ड है जो आपको इस पर्टिकुलर ईयर में काफ़ी सुनने आएगा। सब जगह न्यूज़ जैसे आप सुनते हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा सफ़र करेगी इस पर्टिकुलर ईयर में? मैं समझता हूँ इंडिया के लिए शिपिंग इंडस्ट्री जो है ये सफ़र करेगी। ये मेरा लास्ट ईयर का प्रेडिक्शन जब चंद्र और सूर्य ग्रहण हुआ था तब भी मैंने कहा था कि शनि जब भाग्यस्थान में जाता है, हालांकि अष्टक वर्ग में शनि के खुद के अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु हैं, लेकिन जब जब शनि एफ्लिक्ट होगा, जैसे ये अप्रैल में और मई के आसपास का जो पीरियड है ये अच्छा नहीं है। शनि मंगल राहु मंगल जो युतियाँ होने वाली हैं ये अच्छा नहीं है। तो आप देख रहे हो कि हाल ही में हाउती के यमन बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये हाउती से जो रिबेल्स हैं
ये हमास के सपोर्टर्स हैं। ये लाइक पायरेट्स होते थे ना, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, टिन की किताबें भी जो थी। तो ये बहुत परेशान करेंगे और ये इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे असर होगा। इसलिए जो इसके अंदर क्या है, मैंने बहुत पहले कहा था कि जो ब्लैक सी में जो हो रहा था रशिया के साथ जो गड़बड़, रशिया ने ये रेड सी के अंदर शिफ्ट कर दिया है और इजराइल की तरफ जो भी शिप्स जा रही हैं या सिंपथाइज कर रही हैं उनको वो अटैक कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को तो प्रॉब्लम हो गया है, उससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी और 15-15 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। केप ऑफ गुड होप की जगह से कोई दूसरा रूट लेना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कॉस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है और कई शिप्स जाना भी नहीं चाहते हैं हाई प्राइस से भी। तो ये पर्टिकुलर इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक आगे भी होगा। इसको हमें एक सोल्यूशन, पता नहीं मैं क्या सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा साल नहीं है। तो कॉशियस पीरियड कौन सा है इंडिया के लिए? देखो, मार्च एंड से जो है और मई तक, वैसे तो अप्रैल तक है लेकिन आप मई तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस पीरियड में फायर, एक्सप्लोजन्स, टेरर एक्टिविटीज़, ट्रेन एक्सीडेंट्स, इवन एयर क्रैशेस, ये सब पॉसिबल, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आती है। बारिंग दिस डिफ़िकल्ट पीरियड हमें इंडिया में और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं। हाँ, इस पीरियड में हमारे राजदूत जो हैं उनसे भी कुछ इशू, फॉरेन रिलेशंस हमारे ख़राब हो सकते हैं और जो खालिस्तान मूवमेंट और जो सिख कम्युनिटी जो मिलिटेंसी पे जा रहा है वो कुछ परेशान कर सकते हैं। तो ये हमें इसके लिए अभी से सोचना है। आई डोंट थिंक वी कैन डू मच अबाउट इट। ये एक टेम्परेरी पीरियड है, आके निकल जाएगा। मेजर रिफॉर्म्स, टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्टल एंड टेलीग्राफ जो सिस्टम है इंडिया का और डिपार्टमेंट है और रेलवेज, इसमें होने वाला है। सेकेंडली, बृहस्पति जो है लगन में जब आएंगे, उनकी 9th हाउस के ऊपर दृष्टि और चंद्र लगन से एकादश स्थान के ऊपर दृष्टि जो है, एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स आएंगे। टेम्पल्स जो हैं इसके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आएंगे और मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ फंडिंग भी करेगा टेम्पल्स और एजुकेशन के अंदर। तो मेजर काइंड ऑफ रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं मुझे। तो हेल्थ एंड डिजीजेस के लिए कैसा रहेगा ये साल? इस पर्टिकुलर ईयर में न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम देखते हैं तो आपको लो इम्यूनिटी या और थकावट, ओवरवर्क की वजह से ये प्रॉब्लम लोग ज़्यादा फेस करेंगे। फ्रिजिडिटी यानी कि इम्पोर्टेंस टाइप, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस, स्किन कैंसर, ये 5 मुख्य जो चीज़ हैं, इसका जो प्रपोर्शन है दूसरे डिजीजेस से ज़्यादा होगा। हेडेक भी एक मेन कंसर्न होगा। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, यही इसका इलाज है। और टाइम पे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन और स्कैन्स कराइए और सेफ रहिए। 225 ये नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नंबर का न्यूमरोलॉजिकल साइकिल वर्ल्ड में चल रहा है और ये अभी 2017 से शुरू हो चुका है और ये 2025 तक चलेगा। ये क्या कहता है ये साइकिल? ये साइकिल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसका मार्स का है और ये पुलिस और आर्मीज वर्ल्ड ओवर ये अथॉरिटेरियन रेजिम्स को हेल्प करने के लिए और लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए यूज किए जाएंगे वर्ल्ड ओवर। और ये एक वर्ल्ड साइकिल है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। पहला ऐसा साइकिल जब हुआ था वो 1939 टू इससे पहले वाला साइकिल 1939 टू 1944 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, जब हिटलर ने जर्मनी पे और मुसोलिनी ने जो है इटली के ऊपर, ये सब काफ़ी डिक्टेटर्स ने यूरोप को भी तंग किया था। तो ये एक साइकिल में है, हिस्टोरिकल साइकिल में है। तो 2025 तक काफ़ी पर्सनल लिबर्टीज हर इंसान की ग्लोब पे कम होते जाएंगी और टू ब्रीथ फ्रेश एयर वी विल हैव टू वेट टिल 2026। विश्व युद्ध तृतीय होगा। सभी देश में, विदेश में, सब जगह ज्योतिष सर्कल्स में अभी यह चर्चा चल रही है।
हालांकि मैं इस सब्जेक्ट पे बड़े विस्तार से नॉस्ट्रेडामस प्रोफेसीज को भी इंक्लूड करके 99 में ही सब कुछ लिख चुका था, और वही एरियाज में ये सब आ रहा है। धर्म युद्ध में ये बदलने वाला है, ये मेरी भविष्यवाणी थी। अब पहले देखते हैं इसके 3-4 स्टेट एक्टर्स हैं। इजराइल, यहाँ पे हमास के साथ जल्दी कुछ खत्म नहीं होने वाला। इनका कोई पॉलिटिशियन को ये एबडक्ट करेंगे, जिससे सीरिया, लेबनान, ईरान, टर्की, ये सब में वॉर आगे चल के स्प्रेड होगा। ये डिस्टर्ब्ड एरिया रहेगा। अब तो आप देख रहे हो यमन बेस्ड हाउदी रिबल्स जो हैं शिप्स को अटैक कर रहे हैं, जो भी इजराइल में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इजराइल है, उनकी विमेन काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करने वाली हैं और उनकी आर्मी ज्वाइन करके बड़ा अच्छा काम करेंगे। 2024 अप्रैल तक तो पीस नहीं है इजराइल में। उसके बाद में 2025 से लेकर जो आगे का जो पीरियड है वो बहुत ही डेंजरस पीरियड है। बड़े बड़े वॉर्स और ये चलते रहेंगे, डिकेड ओल्ड वॉर्स, ये भी हम कह चुके हैं। अब दूसरा पहलू भी देखते हैं, दूसरे कंट्रीज इसमें कैसे आते हैं। क्या इजराइल के ऊपर जैसे 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था, ऐसा डेडली अटैक वापस होगा? जी बिल्कुल, ये एक फॉर्म और पैटर्न बन चुका है गुरिल्ला वॉरफेयर का, जो मैंने इंडिकेट किया था 2022 में, जब रशिया का, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेडिक्ट द डेट जब रशिया यूक्रेन को अटैक करेगा। टेलीविजन पे भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो उस समय ही बोला था मैंने कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन गया, उसी दिन पे मैंने कहा। और आगे आने वाले समय में समर्स ऑफ अप्रैल 2025 टू 2030 में बहुत डेडली अटैक्स होंगे। इजराइल का जो रोल है ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे लोग मरेंगे बट दे विल मैनेज टू सर्वाइव। और आसपास के जो उनके जो कंट्रीज हैं उनमें भी काफी डिस्ट्रक्शन नजर आता है। अमेरिका का इकोनॉमी कैसा रहेगा? देखो, अमेरिका जो है, इसकी इकोनॉमी, इसका डॉलर जिस तरीके से रहता था, वर्ल्ड ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता था। मैं समझता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली जो शताभिषा नक्षत्र भी है इनका, इसके ऊपर शनि का गोचर भी चला। लेकिन ये पर्टिकुलर ईयर जो है और अगला साल भी डॉलर तो स्लाइड होगा। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था, अमेरिका ने जो मिस्टेक किया, इसके अंदर बैलेंस, ये जो पेमेंट्स का ये जो चेन है, इसमें से रशिया को बाहर करके और ऊपर सैंक्शंस लगा के, ये सबसे बड़ा मिस्टेक किया। और कुछ रॉन्ग टाइमिंग ऐसी होगी कि रशिया और रशिया के अगेंस्ट नेटो वेटो के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होके, उधर ज़्यादा उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करके, फिर बाद में अभी हमास ने जब इजराइल पे अटैक किया, यहाँ पे इनको डाइवर्ट करना पड़ा। इनका फिस्कल डेफिसिट वैसे भी कोविड के बाद में 3.5% से 6-6.5% तक हो गया है, और इलेक्शन ईयर है, वेलफेयर स्कीम्स लाने के वजह से और भी बढ़ेगा। तो ये तो अमेरिकन इकोनॉमी तो अभी बड़े परेशानी में स्टार्स वाइज तो लगी रही है। और फाइनेंशियल अगर नॉलेज आपको है तो भी आप एग्री करोगे मेरे साथ कि अमेरिका क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो बहुत सारे कंट्रीज ने उपाय ढूंढे, अपने अपने करेंसी से डील करने लग गए। तो इससे क्या हुआ है कि इनकी करेंसी जो है ये वीक होगी, क्योंकि लोग सोचने लगे यार अमेरिका जो रातों रात इतने बड़े कंट्री के साथ ऐसा कर दिया, कल हमारे करेंसी के साथ ऐसे कर दिया तो उनकी तो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। रशिया को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने ऑयल फिर भी बेचा, इंडिया ने भी खरीदा। तो ये कारण है जो अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी नहीं चलेगी। तो नरेंद्र मोदी जी के बर्थ डेट में क्या खास है और इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है और इस ईयर में क्या होने वाला है? देखो, उनका 17 सितंबर 1950 ये जो जन्म तारीख है, 17 तारीख जो है भारत की डेट ऑफ बर्थ में कैसे आती है? 15 अगस्त 1947। इन सबको जोड़ दो, 1970 आया, 1970 को ऐड करो, 17 आ गया। तो ये 17 और उनका बर्थडे वाला 17, ये एक कनेक्शन हुआ। और दोनों का रिड्यूस करो तो 8, यानी कि भारत का डेस्टिनी नंबर 8, मोदी जी का फेट नंबर 8। और भाग्य जो है, अगर डेट मंथ ईयर जैसे इनका ऐड करें तो 5 पे डेस्टिनी नंबर आती है। 5 है बुध का नंबर,
और बुध एकादश स्थान में उच्च होके बैठा है मोदी जी की कुंडली में, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। अब जब फेट नंबर जो शनि का नंबर है वो दशम स्थान में बैठा है, दशम स्थान पावर का स्थान है, तो वहां बैठा है, और दूसरा डेस्टिनी नंबर लाभ स्थान में बैठा है, तो ये एक राजयोग बनाता है। और अनुराधा नक्षत्र जो उनका है ये भी शनि का नक्षत्र, भारत का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र ये भी शनि का नक्षत्र। ऊपर से बृहस्पति जो है ये सप्तम स्थान में चले जाएंगे मई में, तो इनके चंद्र मंगल को देखेंगे, लाभ स्थान में सूर्य मंगल को देखेंगे, तो पावर तो आना निश्चित ही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं कि मंगल में शनि की दशा शुरू हो जाएगी इनकी, और मंगल वृषभ में और शनि सिंह में, दोनों एनिमल साइन कहते हैं, तो इनका स्वभाव बहुत कठोर और डिक्टेटोरियल हो जाएगा, और एक नया प्रकार का जो है आपको इंडिविजुअलिटी देखने में अभी आने वाली है। What are the challenges we must address in 2024 in the world? See, the most important thing which is being ignored politically across the world is the footprint, what new technologies are coming and ravaging the environment. There'll be only a lot of talk and not much is going to go to improve these. There will be efforts, but you see the biggest challenge is all cities are growing vertically, especially in India and all. So there's a lot of pressure. Solar energy is taking care only in the daytime. At night time we have a huge deficit because of the vertical buildings, a lot of electricity pumps, banks running online 24/7. This has put a pressure on the energy needs. So we'll have to go for alternative energy, and even the wind does not blow with that same strength throughout the day. So wind energy, I see alternate technology coming in automobiles, and I see hydrogen playing a very important role. Some technology which will replace diesel in the coming time. We'll hear of news of that how we are able to run on water and all these kind of things. These are going to be the new age technologies. And I think that leaders must pay more attention, because our water systems are getting totally affected, and predicting about weather, earthquakes and all these things, there's no prediction at all. You don't need to be an astrologer now. This is going to be a regular phenomenon throughout the world.